हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स की जो है हम आंसर की आपके लिए आज लेकर आए हैं। ये जो पेपर हुआ है 2021 8 अगस्त को हुआ है, यानी अभी ही पेपर हुआ है। ये जब ये वीडियो पोस्ट करी जा रही है इसके 2 दिन पहले, ठीक है, ये पेपर हुआ है अभी। और इसकी जो है आंसर की हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आपको एक पता भी लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं, ठीक है। और जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एलटी नहीं दिया है, तो उनको ये पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम पेपर किस तरीके का आ रहा है। तो इससे पहले जो है वो काफ़ी सारे जो पेपर्स हैं वो अब पोस्ट कर चुका हूँ मैं इसी चैनल पे। जैसे 2018 का पेपर है, 2015 का पेपर है, 2012 का भी पेपर है ना। तो ये पेपर्स पोस्ट हो चुके हैं। अब ये 2021 का एक जो पेपर है वो मैं पोस्ट करने वाला हूँ। इसके बाद लेक्चरर का जो पेपर होगा उसकी भी आंसर की आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पेपर आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 31 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके सीडीपी वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन होते हैं, साइकोलॉजी वाले, ठीक है ना। तो इसमें मैं इंग्लिश में रीड करूँगा क्वेश्चन को, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे बगल में लिखे हुए हैं, मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ इसको। इसमें मेरा टाइम भी कम लगेगा, और क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में रीड करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो और सीधा सीधा इसका मैं आपको आंसर की के आंसर्स बताता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि इफ़ द प्लेन 2x minus 2y plus z is equals to 9 touches the sphere x square plus y square is plus z square is equals to r square, then the value of r will be। तो उसने बोला एक स्फेयर है, उसको एक प्लेन टच कर रहा है, ठीक है, प्लेन टच कर रहा है। तो उसने बोला है कि स्फेयर की रेडियस क्या होगी। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, सीधी सी बात है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो परपेंडिकुलर आपको डिस्टेंस निकालनी थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के जो आपका आंसर आएगा वो आर की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोला गया है एट व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी एस एच एफ, ठीक है, एस एच ओ सॉरी ऑसिलेटर, तो इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एंड हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है कि द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। फिर आपको एक ये बेसिक है, ये मैंने आपको मैट्रिसेस में बताया भी था जब मैंने मैट्रिसेस चैप्टर आपको पढ़ाया था, कि एक मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर n क्रॉस n दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जितना ऑर्डर होता है उतनी पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है के की, यानी कांस्टेंट की पावर बाहर आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद ये बोला गया है कि ये जो ये सिंबल है एक डायोड का सिंबल है। कौन से डायोड का सिंबल है ये 35 क्वेश्चन बोल रखा है। तो ये टनल डायोड का सिंबल है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द करंट इन अ कंडक्टर। ये आपको बोल रखा है बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है नीदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉर थर्मल वेलोसिटी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ओनली थर्मल, और चौथा दे रखा है ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपने भी यही करा है तो बिल्कुल सही है आपका। तो इसका अगर हम बात करें कौन सा सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सेट की मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सेट है ये ए, ठीक है, सेट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। आप अपना जो आंसर है उस हिसाब से आप देख सकते हो क्वेश्चन के। फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये मैंने आपको पिछले साल के पेपर्स में भी कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी। और बोला गया है रेडियल एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट इज, किसी पॉइंट पे रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आपको चैप्टर करवाया गया था यहाँ पे इसी चैनल पे, तो इसमें डिग्री के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। इसकी डिग्री जो है वो 2 होगी। आपको करना कुछ नहीं था, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते। डिग्री और ऑर्डर इसका दोनों ही 2 होगा। ऑर्डर भी 2 होगा क्योंकि 2 बार डेरिवेशन हो रहा है इसका, है ना, डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है। डिग्री 2 कैसे होगी, ये 2 पावर हटेगी तो यहाँ पे 2 पावर आ जाएगी। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे बोल रखा है द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन ओनली फ्री चार्ज इज। उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं जो खाली फ्री चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है। उस क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है एज सुन एज वी मूव टू द इक्वेटर, मूव द इक्वेटर टू द पोल्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। तो ये इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर
बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करवा रहे थे तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना भी बताया था। तो मैंने जितना भी आपको कोर्स बताया उसमें से काफ़ी कुछ आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, काफ़ी कुछ आया है, ठीक है। तो आपने अगर वो पूरा का पूरा वो देखा है तो आपको पता लगेगा। तो इसमें क्या है, ये फॉर्म है dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस पी वाई इज इक्वस टू क्यू की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, ई रेज टू पावर पी इंटीग्रेशन डी एक्स, यही तो होता है। तो हमारे को क्या करना था, इसका कॉट एक्स का जो है इंटीग्रेशन करते लॉग मॉड साइन एक्स आता, ठीक है। उसके बाद क्या होता कि लॉग से ई रेज टू पावर एक्स जो है वो हटा के हम जो है फॉर्मूले की फॉर्म में हम इसका आंसर जो फाइनल निकालेंगे वो ऑप्शन नंबर ए निकालेंगे, साइन एक्स। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मैं पूरा सॉल्यूशन अभी सॉल्व करके आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा पूरा सॉल्यूशन, यानी सॉल्व अलग अलग दूंगा। तो सॉल्यूशन करने में टाइम लगता है, टाइम मतलब आपका 1 घंटे में पूरा नहीं होगा। जैसे ये वीडियो है ये कुछ 20 मिनट में पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में तो मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी इस पर लिख भी नहीं सकते क्योंकि ये स्क्रीन है, इस पर देखो लिखा भी नहीं जा रहा है। मैं खाली अभी इसकी आंसर की आपको या थोड़ा बहुत एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी ए ट्रांसपोज ए के भी इक्वल है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस ए सॉरी, तो इसका मतलब ये होगा ये जो मैट्रिक्स है ये जीरो मैट्रिक्स है। हम इसको दोनों को ऐड करें, टू ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालने के बाद में, ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालने के बाद में हम इस मैट्रिक्स की अगर वैल्यू निकालना चाहें, है ना, वैल्यू भी निकालना चाहें तो एक जीरो मैट्रिक्स आएगी। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है तो वो जीरो मैट्रिक्स होती है। लीनियर अलजेब्रा में आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 42 के बाद में 43 पर। 43 में बोला गया है कि व्हाट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 0.511 होती है, 0.511 होती है टोटल। तो इसके आगे भी बहुत आगे तक निकाल सकते हैं हम। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज। बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे थे। तो 44 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी कंप्रेसिबिलिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 पे बात कर लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप S4 सिमेट्रिक ग्रुप इज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई टफ नहीं था। सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है जैसे SN कोई सिमेट्रिक ग्रुप है तो इसका ऑर्डर जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है। अगर आपको पता है तो n फैक्टोरियल होता है, तो 4 फैक्टोरियल कर देते आप, इसका आंसर निकल जाता है। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 2 1, है ना। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देते, 4 3 और 2 इंटू 1 कर देते 24 इसका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 45 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है एक क्वेश्चन सिम्पसन एनालिसिस से बोला है, रूल 1/3 रूल ऑफ इंटीग्रेशन से बोला है कि y इज अज्यूम्ड टू बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हम उसको अज्यूम करते हैं, तो 2 डिग्री का करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका यानी बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बोला है द नंबर ऑफ कॉर्ड्स ज्वाइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी। ये क्लास 11th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट जो है ना 7.3 या 4 के आसपास है वो कहीं, तो उसमें मिल जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन जो है आपको बोला एक सर्कल पे अगर हम 21 पॉइंट्स बना दे तो इनसे टोटल कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं ये आपको बताना है, नंबर ऑफ कॉर्ड्स। तो 21 पॉइंट्स हैं टोटल, एन की वैल्यू 21, आर की वैल्यू टोटल कॉर्ड्स कितने पॉइंट को मिलाने पर बनती है 2 को, तो 21 C2 को इसको सॉल्व करते तो आंसर जो आएगा वो 210, 210 इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, कैसा नहीं होगा। तो पहली बात तो ये x इज इक्वस टू 0 क्रिटिकल पॉइंट का जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी कराई है आपको तो क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताया, x इज इक्वस टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है 49 में, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। फिर आपको बोला ये सीरीज जो है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट आपका आंसर निकलना चाहिए इसका। इसका जो है आपका जब इसको पूरा आंसर निकालोगे तो एक फाइनाइट वैल्यू देगा ये, ठीक है। और फिर आपको ये कोरिलेशन और रिग्रेशन का पार्ट दे रखा था, ठीक है। कोरिलेशन और रिग्रेशन में, रिग्रेशन एनालिसिस में मैंने कहा था कि लाइन होती है, रिग्रेशन जो होती है वो एक लाइन होती है। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो मीन वैल्यू निकलती है, यानी एक्स बार और वाई बार निकलता है। ये जो एक्स वाई होता है ये एक्स का और वाई का मीन होता है, ठीक है, एक्स का मीन और वाई का मीन। तो इसकी हेल्प से आपको क्या करना था, बी एक्स वाई निकालना था।
और बी वाई एक्स निकालना था, यानी दोनों लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं आप। स्लोप निकालने के बाद जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें सी 3/5 आंसर बनेगा इसका, यानी 6/10 इसका फाइनल आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, मैंने आपको आर का एक फॉर्मूला बताया ना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स इंटू बी वाई एक्स, सॉरी, है ना, इसमें डालना था, आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन बोला गया कि 52 में y इज इक्वल टू लॉग लॉग 3 log x, देन वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स विल बी। तो इसका डिफरेंशिएशन करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है ऑर्थोगोनल का बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तभी होगी जब उसका ट्रांसपोज और उसका मल्टीपल जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ये बोल रखा है पी रेशियो टेस्ट है, ये तो बहुत बिल्कुल फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ इसमें नया नहीं है। आपने पी रेशियो टेस्ट कन्वर्जेंस सीरीज में जब अगर हम आपने पढ़ा होगा तो इसमें पी रेशियो टेस्ट आता है, आपको बोला क्या जाता है कि कोई भी फंक्शन अगर पी रेशियो टेस्ट में लगा रहे हो, 1/1 है, 1/2 है, या 3 है, 4 है, कुछ भी है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो p अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होती है सीरीज। p अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये होता है ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कन्वर्जेंट है, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि p जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ इसमें नया नहीं है। फिर आपको 55 क्वेश्चन जो बोल रखा है, 55 क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 55 का आंसर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 0, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो। फिर आपको एक शिफ्ट ऑपरेटर का एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें 56 का, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन दे रखा था, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एन एस कार्ड विल बी। एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, टोटल होते हैं 52, डिवाइड कर दो 1/13 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको बोला है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एन स्लिट्स डिफ्रैक्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला है इन वर्चुअल वर्क इक्वेशन द वर्चुअल वर्क डन बाय एन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज, तो वो 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये एक एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है ना ये, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है ये। इसमें आप एक्स की वैल्यू डालो, यहाँ पे इन्फिनिटी बनेगा, लॉग इन्फिनिटी डालो, है ना। तो अगर ऐसी फॉर्म बनती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, आपको इसको एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉपिटल बोलते हैं वैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, उससे सॉल्व करना है। उससे सॉल्व करने का तरीका ये है, इसका डिफरेंशिएशन नीचे का अलग कर दो, ऊपर का अलग कर दो, ऊपर का करोगे 1/x, नीचे का करोगे 1। अब इसमें लिमिट डाल के देखो तो 1/∞ यानी 0 इसका जो है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, तो इसको क्लास साइज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है इसका फॉर्मूला बता दो, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, आपने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन में भी पढ़ा होगा, सीक्वेंस के जो हम सम निकालते हैं उसमें भी पढ़ा होगा, तो n+1 2n+1/6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको 63 में बोल रखा है इन जूल केल्विन एक्सपेंशन विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, आपसे ये पूछा गया है। एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगेन ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको, ये बिल्कुल यही क्वेश्चन करवा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। बोला क्या गया है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x-1 x-2, और x जो है वो 0 से 3 तक में है, तो ये डिफरेंशिएबल कौन कौन से पॉइंट पे नहीं होगा। पहली बात तो ये दो इसके क्रिटिकल पॉइंट निकल रहे हैं, x के जो 2 पॉइंट निकलेंगे 1 और 2, ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसमें से एक आंसर आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 के बाद में 65 पे आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स एक्स, तो एफ डैश पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 65 का पूछा गया है आपसे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सॉल्व करेंगे तो शायद 1 निकलेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो पहले तो आप इसका डोमेन निकाल लो, है ना। डोमेन निकालोगे तो क्या बनेगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से x की दो वैल्यू निकालना, -4 और प्लस का 4 निकलेगी, यानी -4 और प्लस का 4 निकलेगी। अब इसकी रेंज निकाल लो, तो रेंज क्या बन सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 डाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 4 या -4,
तो 4 डाल सकते हैं, तो 0,4 जो है वो इसकी रेंज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये आप इसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आप इसके पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ब्रेक कर लेते हैं इसका। इंटीग्रेशन ब्रेक करने के बाद में जो कट हो रहा हो, जैसे पहले वाले में साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मिलेगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स इसका आंसर बनेगा। दूसरे वाले में कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट होगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स आंसर बनेगा इसका। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10x प्लस कॉट एक्स। इसका जब सॉल्व करोगे आप इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है क्योंकि, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है कॉट एक्स, ठीक है। तो 67 का अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 67 के बाद में 68 है, आपको बोला है द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दे रखा था। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाते A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्लस करके अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर लगाने के बाद में आंसर आएगा कॉस इनवर्स 20 अपॉन 21, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको 69 में बोल रखा है कि टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर coaxially placed in contact, their power of लेंस कॉम्बिनेशन इज। तो इनकी जो होती है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2, ठीक है। 70 का मेरे को डाउट है, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो डाउट में रहना और गलत बताना मेरे हिसाब से सही नहीं है आपको, तो इसलिए आप इसका आंसर बता सकते हो मेरे को अगर आपको लगता है कि आपको आंसर 100% इसका पता है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है द प्लेन एंड, आपको दो प्लेन दे रखे हैं 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6r। ये कैसे प्लेन है, तो प्लेन अगर देखो परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल का सम जो होगा वो 0 होगा। पैरेलल होंगे तो इन दोनों का, इनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो पहले तो देख लेते हैं इसमें a1 अपॉन a2 2/5 आ रहा है, b1 अपॉन b2 ये भी 2/5 आ रहा है, यानी 1 अपॉन 2.5 बनेगा। 1 अपॉन 2.5 को अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 10 अपॉन 25 होगा, तो वो 2/5 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 4/10 ये भी 2/5 होता है, तो इसका मतलब इसमें रेशियो इक्वल आ रहा है। रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो ये पैरेलल है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है 72 में बोला गया है कि इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज λ/8 देन व्हाट विल बी देयर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ये होगा π/4। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला है, बड़ा आसान है। आपको ऑप्शन नंबर डी जो है 10 हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 3 10 हाइपरबोलिक x प्लस 10 हाइपरबोलिक क्यूब x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3 हाइपरबोलिक 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो होगा वो इसका फॉर्मूला होगा। उसके बाद बोला है एक रिंग जो है r प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेशन के साथ में डॉट ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, एक बूलियन रिंग होगी फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r, जबकि इनमें से क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर x होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो उसको हम बूलियन रिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद में आपको बोला है कि इसका जनरेटर क्या होगा ग्रुप का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है a और a की पावर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल बताना था, आपको पी की वैल्यू बतानी थी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसकी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 76। 76 का जो है ऑप्शन नंबर सी x/2 sin x जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 77 में बात कर लेते हैं द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2k हैज़ द मैग्नीट्यूड 9 इज। ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है, और तो इसमें जो ऑप्शन जो हैं आप निकाल सकते थे, इसका ऑप्शन जो आएगा वो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, 3i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, इफ द ग्रेविटेशनल पुल सडनली डिसअपियर द सैटेलाइट विल, क्या होगा, ठीक है। तो हिंदी में आपको बता देता हूँ, बोला क्या है, एक उपग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक समान चाल यानी v से घूम रहा है। यदि गुरुत्वीय बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अचानक हटा दी जाए या समाप्त कर दी जाए तो क्या होगा, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। तो 78 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, मूव विद स्पीड v टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बोली है पी ए इज इक्वल टू 6/11, पी बी इज इक्वल टू 5/11, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू दे रखा है 7/11। तो पी बी बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पूछी गई है आपसे। सबसे पहले तो यूनियन
का फॉर्मूला लगा के आप इसका इंटरसेक्शन निकाल लो। क्लास आई थिंक 12th का क्वेश्चन है ये, है ना, क्लास 12th का क्वेश्चन है, वो शायद एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसमें फॉर्मूला लगा देना इंटरसेक्शन वाला, पी ए यूनियन बी वाला, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालो। इंटरसेक्शन की जब वैल्यू निकालोगे तो बी बाई ए का फॉर्मूला जो होता है वो पी बी आई ए होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, है ना। तो इसको डालो और आंसर निकालो। आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 2/3, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपको बोला गया है 80 क्वेश्चन में, 80 में बोला गया है कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉशी रीमान कंडीशन इज। ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 80 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 81 बोल रखा है, स्लोप नॉर्मल टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज। ये क्या हुआ, कुछ बच्चों ने करी है गलती, कुछ अभ्यर्थियों ने, ठीक है, बच्चों तो नहीं बोलना चाहिए आपको, कुछ लोगों ने करी है गलती। क्या करा, स्लोप नॉर्मल कर्व, स्लोप नॉर्मल फॉर्म पूछी, यानी आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछी है, सीधी सी बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं पूछी है। ज़्यादातर लोग क्या कर गए, -1 आंसर निकाल के आ गए इसका। -1 थोड़ी ना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद में आपको उसको इस फॉर्म में रखना था, तो आपका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा 81 का, यानी ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहोगे तो क्या आएगा, देखो इसका पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन आएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा और फिर कॉस थीटा का साइन थीटा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर अगर हम बात करें तो ये आएगा 3a, अच्छा माइनस का साइन थीटा होता है ये भी, हाँ 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करना था, वैल्यू रखनी थी पाई बाई 4 काट पाट करके इसको, है ना। तो माइनस तो दिख ही रहा है, एक माइनस में आंसर आता है, तो -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही करते तो प्लस का 1 आंसर इसका आ जाता, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है 82 में बोला इफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्लोज्ड इन अ वेसल हैज डबल्ड, ठीक है, देन प्रेशर विल बी। प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ कॉमन कैटनरी इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2। इसको आप यहाँ से अंदर से स्टार्ट करते सॉल्व करना, ठीक है। इसका जो आंसर निकलेगा पूरा का पूरा पूरा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका 84 का सी π/6 जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसकी होती है 931.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट वुड बी, कितनी होगी, k/4 होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5yz माइनस 6zx प्लस 8x माइनस 19y माइनस 2z माइनस 20 इज इक्वल टू 0 कौन की इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा प्लस करके इनकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी -1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है हाउ द मीन मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियर वेरीज विद मास नंबर ए ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका -a की पावर माइनस जो है 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कि इफ़ मॉड एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो इनमें से कौन सी जो है इसकी वैल्यू होगी एक्स की, एक्स किस में बिलोंग करेगा। सीधा सीधा इसको सॉल्व करना था मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगाकर, ठीक है। तो इसमें जो है आप वेवी कर्व मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो इसको चाहो तो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, इसमें क्लोज इंटरवल लगा दिया इन्होंने -∞ के साथ में, पॉसिबल ही नहीं है वो, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कि ये मैट्रिक्स किस तरीके की है, तो आपको जो है मैट्रिक्स के बारे में बताया था और इसी तरह का एग्जाम्पल भी कराया है, जो मैट्रिक्स की वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। तो ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो 6x जो है वो इसकी वैल्यू होगी। फिर आपको डिटर्मिनेंट पूछा है, डिटर्मिनेंट में x की वैल्यू पूछी है, सॉल्व कर सकते हो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इन्होंने रूट्स जानबूझ के ऐसे दिए हैं, a इंटू सी की वैल्यू ना नेगेटिव आ रही है वैसे, तो आपको ना माइनस करके रूट्स निकालने थे। इसके रूट्स जो निकलेंगे वो इसके आई थिंक -1 और 6 निकलेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपने करा है तो बिल्कुल सही है। फिर आपको बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट बैटरी हैज दैट हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ओम। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 576। फिर आपको बोल रखा है द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन, है ना, मीन मॉड और मीडियन के बीच में रिलेशन बताना है। तो मीन मॉड और मीडियन के बीच में तो आपको वैसे भी रिलेशन पता होगा जो एनसीईआरटी में पढ़ते थे, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन प्लस -2 मीन, है ना, -2 मीन, इसमें तो लिखा नहीं जा रहा, 3 मीडियन -2 मीन। तो आप क्या करते कि इनमें से किसी को भी सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो जो क्लास 10th वाला है उसके बेसिस पे। वरना अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता लगना है या निकालना है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी जो है वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी जो है 2 साइन एक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ईजिली आप इसको निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। फिर आपको बोल रखा है अ सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइन हैज वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 0.75 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज और 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, कौन सा फॉर्मूला होता है इसमें से। तो मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है वो होता है एनपी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको 99 दे रखा है साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, गैस के बारे में पूछा है। साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द गैस, द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी या जीरो होगी। गैस की अगर हम बात करें, गैस में इंटरनल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ बूलियन इक्वेशन। इस बूलियन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमने 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे कर लिए हैं। इसके बाद जो है वो जो 30 क्वेश्चन थे उसको मैं अलग से आपको डाल दूंगा। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है आपका हो गया है। इसमें भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे करेक्शन हो सकती है तो बिल्कुल आप बिल्कुल कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। हम बिल्कुल आपका हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हमको करेक्शन मिल रही है, कुछ ऐसा मिल रहा है, हम पूरा आपको क्या बोल सकते हैं उसके लिए वेलकम करते हैं। आप अपना कुछ भी अपना सुझाव या करेक्शन या कुछ भी है आप इसमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका भी कोई पेपर है तो आप हमारे को सेंड कर सकते हैं, हम उसको भी सॉल्व करवाने की पूरा का पूरा जो है उसका आंसर पूरा डिटेल में जो भी होगा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।